नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है राजा महाराजा की लड़ाई, बाप बेटे तक आई। इसी पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, देखिए वो रिपोर्ट जो आपको बताएगी कि आज का मुद्दा है क्या। देखिए ये रिपोर्ट। ज्योतिराज सिंधिया जी बच्चे हैं। मैं और अर्जुन सिंह जी, हम लोग ही माधवराव सिंधिया जी को कांग्रेस में लाए थे। दिग्विजय सिंह ने पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को बच्चा बताया और उनके पिता माधवराव सिंधिया को कांग्रेस में लाने का दावा किया। सियासी हलकों में प्रतिक्रिया हुई तो राजा ने महाराज को बेटे जैसा बताकर नई सियासी इबारत लिखना शुरू कर दिया। दावा वही, कांग्रेस ने कभी माधवराव सिंधिया का अपमान नहीं किया। राजा से पहले महाराज ने उन पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा था कि दिग्विजय सिंह उनको हमेशा से टारगेट करते हैं। साथ ही सिंधिया ने अपने पिता को टारगेट करने का आरोप भी लगाया था। दिग्विजय सिंह जी मुझे कब टारगेट नहीं करते? ये कोई नई बात है क्या? दिग्विजय सिंह जी की जिंदगी चली गई है मेरे पूज्य पिताजी और मुझे टारगेट करते करते। मैंने कभी राज साहब को टारगेट नहीं किया। आज भी मिलता हूँ तो मैं प्रणाम करता हूँ। आप एक उदाहरण बता दीजिए जहां मैंने लेट महाराज के खिलाफ कोई एक शब्द कहा हो। माधवराव सिंधिया, माधवराव जी सिंधिया को मैं लाया था कांग्रेस पार्टी में, अर्जुन सिंह जी हम उनको कांग्रेस में लाए थे और कांग्रेस पार्टी ने उनका पूरा सम्मान दिया, मिनिस्ट्री दी, हर तरह से उनका सम्मान किया। जहां तक ज्योतिराज सिंधिया जी का सवाल है, मैंने हमेशा उनको अपने बेटे के समान रखा है। दिग्विजय सिंह ने सिंधिया को बेटे जैसा बताया तो उनके समर्थकों और बीजेपी नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अगर उन्होंने बेटे जैसे काम करवाए होते तो आज पार्टी छोड़कर सिंधिया जी को न जाना पड़ता। वो हमेशा सिंधिया जी के पीछे पड़े रहते हैं। बहुत सारे समय पर उन्होंने पार्टी छोड़ने के लिए सिंधिया जी को मजबूर किया। सिंधिया जी कभी पार्टी नहीं छोड़ते और उनका दिग्विजय सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान था कि सिंधिया जी को पार्टी से निकलवाने में। ये पूरी सियासी लड़ाई दिग्विजय सिंह के उस बयान के बाद शुरू हुई जब उन्होंने आरटीओ घोटाले में गोविंद सिंह राजपूत के बहाने सिंधिया पर निशाना साधा था। वार पलटवार के बाद राजनीति आरटीओ घोटाले से अलग दिग्विजय और सिंधिया की सियासी अदावत पर चली गई। तो कहा जा सकता है कि राजा और महाराज की लड़ाई अब बाप बेटे पर आ गई है। रार और तकरार ये नई चीजें नहीं हैं। आप हों, हम हों, हमारे सियासतदां हों, पॉलिटिशियंस हों, ये रार और तकरार एक दूसरे से कहीं दबी हुई ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, ये चलती रहती है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, गजब कहा है, इस कदर कड़वाहट आई उसकी बातों में, इस कदर कड़वाहट आई उसकी बातों में, आखिरी खत दीमक से भी खाया ना गया। आप देखिए कि कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि आखिरी खत दीमक से भी खाया ना गया। लेकिन ये कड़वाहट खत्म ही नहीं होती। आखिर राजनीति संतों का केंद्र बिंदु तो नहीं है, और जब संतों में प्रतिस्पर्धा की बातें हमने सदियों पहले से लेकर आज तक सुनी है तो राजनेता क्यों पीछे हटे। लेकिन कई बड़े सवाल हैं, आइए उन सवालों पर भी नजर डाल लेते हैं कि ये सवाल क्या कहते हैं। तो ये सवाल जो बात कह रहे हैं उसकी तरफ रुख करिए। दिग्विजय सिंधिया की सियासी लड़ाई बाप बेटे तक आखिर क्यों आ गई? क्या आरटीओ घोटाले ने दिग्विजय को सिंधिया पर निशाना साधने का मौका दे दिया है? अगर दिग्विजय सिंधिया को बेटा मानते हैं तो बयानबाजी में ये कॉन्फ्लिक्ट, ये संघर्ष क्यों नजर आ रहा है? तो ये तो हो गए हमारे सवाल। अब जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। हमारे साथ हैं बीजेपी के सीनियर लीडर, स्पोक्स पर्सन, मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक पंकज चतुर्वेदी जी, उनका बहुत स्वागत है। अब्बास हफीज़ साहब हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो किसी मुशायरे में या किसी गज़ल की महफ़िल में उनसे मुलाकात हो रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है और बड़े डिसेंट पॉलिटिशियन हैं ये दोनों राजनेता जो हमारे साथ हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। और साथ ही जय नागड़ा जी, सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जय जी, सिंधिया परिवार और सिंह परिवार, अर्जुन सिंह जी को भी और दिग्विजय सिंह जी को भी अगर मैं एक परिवार की तरह देखूं, हालांकि वो एक परिवार से नहीं है, लेकिन उनकी अंतरंगता एक परिवार की ही याद दिलाती है।
तो माधवराव सिंधिया जी की बात भी याद आती है कि किस तरह अदावत चलती रही और माना यह गया कि अर्जुन सिंह जी पर आरोप लगता है कि उनकी वजह से वो कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी के नज़दीक नहीं पहुंच पाए। वो कड़वाहट अभी तक और तेज होती जा रही है और जब से पार्टी बदली है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, तब से तो ये कड़वाहट अपने चरम पर है। छिपी छिपी बातें हैं, लेकिन आखिरी खत इतना कड़वा था कि दीमक से भी खाया ना गया। क्या कहेंगे? शरद जी, ये बिल्कुल सही बात है कि ये दोनों रिश्ते बड़े अलग तरह के हैं। माधवराव जी जहाँ महाराजा थे और उसी से रियासत में दिग्विजय सिंह जी जो हैं वो राजा के, तो राजा और महाराजा के बीच में एक बड़ा अंतर होता है और इस बात को उन्होंने हमेशा उस सम्मान को, उस जो राजकीय परंपरा थी तो उसको उन्होंने वो पूरा सम्मान दिया। लेकिन ये भी उतनी बड़ी बात सच्चाई है कि माधवराव जी एक रेल मंत्री के रूप में जितने पॉपुलर हुए, उनकी भी कहीं ना कहीं एक इच्छा थी कि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लेकिन कभी अर्जुन सिंह का और कभी दिग्विजय सिंह जी के समय वो मंशा पूरी नहीं हो पाई और वो कहीं ना कहीं उस समय कुछ तल्खियां, कुछ इस तरह की, कभी कुछ सारी चीजें आती रही गाए बगाए। हालांकि मान सम्मान मर्यादाएं दोनों ने बना बरकरार रखी और दिग्विजय सिंह जहां मिलते थे तो वो पूरा उसी तरीके से उनका सम्मान करते थे और माधवराव जी ने भी कभी खुल के ये सारी चीजें नहीं। हाँ, लेकिन ये बात हम लोग मीडिया के लोग, जो करीबी लोग हैं, वो जानते थे कि एक बहुत छिपी हुई दोनों के बीच में द्वंद था और वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद। तो वो उनका आपसी द्वंद अपनी जगह था, लेकिन मान सम्मान अपनी जगह। और यही कमोबेश जब ज्योतिरादित्य आए तो उनके साथ भी जब कमलनाथ की सरकार, तो ये सारी चीजें आई कि कहीं वो थोड़े से किनारे हो रहे थे और अपने आप को वो हर्ट महसूस कर रहे थे, तभी जाकर के उनको ये फैसला जी। हाँ, लेकिन ये परिवार के रिश्ते पुराने हैं और उसमें मान सम्मान दोनों ने एक दूसरे का किया है। हाँ, ये बात और है कि अब जो चीजें आई हैं वो थोड़ी सी अजीब लगती। बिल्कुल, लेकिन ये मान सम्मान कुछ उसी तरह है कि रंजिश सही, दिल ही दुखाने के लिए आ। तो ये तकलीफ जो है ये दोनों तरफ से है और कोई पुत्र कहता है, कोई पिता कहता है या बेटे जैसा मानने की बात कहता है, लेकिन मानना और होना इसमें बड़ा अंतर है और राजनीति में तो ये अंतर और बड़ा हो जाता है। हफीज साहब, क्या आप देखते हैं इस अदावत के पीछे छोड़ दी जानी चाहिए कुछ चीज़ें? एक ही मध्य प्रदेश के दोनों नेता हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीगेसी से आने वाले राजनेता हैं, आगे बढ़ें, साथ चलें, ठीक है। जब तक कोई संबंध किसी अच्छे तरीके से नहीं निभ सकता है तो किसी खूबसूरत मोड़ पर छोड़ देना अच्छा है उसे। वैसा ही शायद सिंधिया जी ने किया, लेकिन ना कांग्रेस इसको डाइजेस्ट कर पा रही ठीक से और ना बीजेपी, न दिग्विजय सिंह जी, न सिंधिया जी। शायद क्या कहेंगे? शरद जी, मुझे लगता है कि जो बात दिग्विजय सिंह जी ने कही, प्रेस वार्ता में कही, सवालों के बाद जवाब में कही, वो जो मूल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सिंधिया जी का इस तरह से रिएक्ट करना ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो मूल था, जो सबसे बड़ा आज घोटाला मध्य प्रदेश को शर्मसार कर रहा है, जिसकी डायरी के अते पते नहीं है और चंद पन्नों में इतना बड़ा कुछ उसमें सामने है कि पूरा डायरी में क्या होगा। सौरभ शर्मा ने जिस तरह से इस प्रदेश को ठगा, लूटा, जो भी किया, उसके पीछे जो बड़ी मछलियां, दिग्विजय सिंह जी ने ये सवाल पूछा था कि गोविंद सिंह राजपूत जी को कमलनाथ सरकार में परिवहन मंत्री बनाने का इतना दबाव क्यों डाला गया था। उसके बाद शिवराज जी के ऊपर की मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जो चौथा था उसमें भी दबाव डाला गया। उस संबंध में वो बात कर रहे थे और उसके बाद जब सवाल आता है तो उन्होंने यही कहा कि सिंधिया जी को बताना चाहिए। और फिर जो क्रॉस सवाल था उसमें जो उन्होंने बात कही, बहुत ही मुझे लगता है कि कोई भी आपत्तिजनक ऐसी भाषा नहीं थी। उन्होंने माधव महाराज के बारे में जो कहा, बड़े महाराज को लेकर उन्होंने ये बात कही रिकॉर्ड के ऊपर, तो ये कोई छुपी थोड़ी है। उन्होंने ये कहा कि मैं पार्टी में वापस लेकर आया जब उन्होंने पार्टी प्लॉट कर दी थी। उसके बाद सबसे मिलाया और मिलाने के बाद संजय गांधी जी तमाम लोगों के मिलने के बाद वो एक ऐसे पद के ऊपर आए, मंत्री बने केंद्रीय। और उन्होंने अगर ये कहा कि सिंधिया जी बच्चे हैं, तो अगर आप शरद जी, मुझे लगता है कि आप लगते बिल्कुल नहीं है, आप बहुत नौजवान लगता है, बड़े खूबसूरत चेहरे के आदमी है, पर्सनालिटी के अंदर कोई वो नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे कहेंगे जी कि तुम बच्चे हो, तो मैं इसको एक आदर सम्मान चीज लूंगा कि शरद जी ठीक है, आप अगर मुझे ये कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मैं उस जनरेशन का हूँ जो आपके बाद की है और ये किसी से छुपा नहीं है। लोग तो ये भी कहते हैं, दिग्विजय सिंह जी से तो इस संबंध में कोई बात नहीं हुई, लेकिन मैंने जो सुना कि जब सिंधिया जी को एक बहुत यंग एज में
सोनिया गांधी जी ने संसद में पहुंचाया, मंत्री बनाया, तो उससे पहले जो उनकी ग्रूमिंग की जिम्मेदारी दी, उन्होंने कहा कि आप दिग्विजय सिंह जी इनके ऊपर खास तौर के ऊपर वो कीजिएगा। और ये भी सुना कि दिग्विजय सिंह जी के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले रहे, खाना वगैरह खाना, आना जाना सब चलता रहा। अब ये बाद में राजनीतिक जो विवादास्पद चीजें होती है वो तो चलती हैं, किसी से छुपी नहीं है। जवाब उस पर देना चाहिए शरद जी। जो मूल सवाल है, बच्चा कह देना या पिता कह देना या बड़ा कह देना, मुझे लगता है उस मूल सवाल से दूर कर देगा जो परिवहन विभाग के घोटाले से जुड़ा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई तो बहाना है, कहीं और निशाना है, कहीं मसला कहीं और है। यहाँ पे निशाना तो क्या, पहले ही सवाल कहीं और थे। चलिए पंकज जी, आप कैसे देखते हैं दोनों नेताओं की इस तथाकथित अदावत को? और अब ऐसा लग रहा है क्योंकि इसके कई मोड़ और पड़ाव हैं, चाहे जयवर्धन सिंह जी का चुनाव हो जिसको इस बार टफेस्ट यानी सबसे कठिनतम बनाने में सिंधिया जी और उनकी टीम ने कोई कसर नहीं छोड़ी, और यही माना गया कि जो 5000 के आसपास उनका विनिंग मार्जिन आया वो काफ़ी बंटी बना से लेकर तमाम बड़े जो उधर दल परिवर्तन करने वाले नेता रहे, तमाम बड़ी चीज़ें नहीं। और ये लड़ाई ऐसा लगता है कि जैसे हमारे आज़ादी के पहले कुछ बिंदुओं को लेकर कभी कभी लड़ाई होती थी जिसमें प्रतिष्ठा और मान बड़ी गहरी होती थी। क्या ये वैसी लड़ाई है? जी देखिए सर जी, पहले तो दिग्विजय सिंह जी के प्रति आदर के साथ कि दिग्विजय सिंह जी निश्चित तौर पर बड़े आयु में बड़े और वो भी आदमी है, और न सिंधिया जी न भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कार्यकर्ता उनकी व्यक्तिगत अपमान की अभिलाषा और आकांक्षा रखता न हम कभी करते। और दिग्विजय सिंह जी का सिंधिया जी को नाम लेकर बात करना सिर्फ एक ही लक्ष्य प्रचार और प्रसार। और दिग्विजय सिंह जी को इस बात का ज्ञान और भान भली बात कि कैसे प्रचार प्रसार के तंत्र मंत्र के बीच में रहे, और उनको पता है कि ज्योतिराज सिंधिया जी बड़े कद के राजनेता हैं, यदि उनके नाम का उल्लेख करके कोई विषय खड़ा होगा चर्चा जरूर आएगी। दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि वो सदे बड़े महाराज को माधवराव सिंधिया जी को कांग्रेस में लेकर आए थे। शरद जी, इतिहास तो कहता है कि संजय गांधी जी की और माधवराव सिंधिया जी की मित्रता थी। उस मित्रता के चलते माधवराव सिंधिया जी जो उस जमाने में जनसंघ से सांसद हुए और फिर कांग्रेस पार्टी में आए, और मित्रता ऐसी थी कि जिस दुर्घटना में संजय गांधी जी काल कवलित हुए, विमान दुर्घटना में माधवराव सिंधिया जी साथ जाने वाले थे, पर देवयोग से वो साथ नहीं गए, और बाद में उनका भी उसी प्रकार एक दुखद निधन हुआ, हवाई दुर्घटना, वो सबको सामने इतिहास है। लेकिन माधवराव सिंधिया जी की कांग्रेस पार्टी में यदि कोई मित्रता थी तो संजय गांधी जी से थी। इंदिरा गांधी जी की पुत्र संजय गांधी जी हम सब जानते हैं, राजीव गांधी जी के भाई, ये सारी की सारी चीज सबको पता है। तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी ये कहकर कि मैं माधवराव जी को कांग्रेस पार्टी में लाया, लीड लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि दिग्विजय सिंह जी अभी उस जमाने में दिग्विजय सिंह जी, शरद जी 1971 में कांग्रेस पार्टी में आए दिग्विजय सिंह जी, राघोगढ़ के नगर पालिका के अध्यक्ष बने। और शरद जी ये भी इतिहास है कि दिग्विजय सिंह जी और लक्ष्मण सिंह जी दोनों रोडवेज की बसों से उस जमाने में यात्रा करके भोपाल तक आया करते थे। इतिहास है, ये भी सब जानते हैं सच को, ऐसा नहीं कि मैं गलत बता रहा हूँ। मुझे जानकारी इसलिए है कि मैं पढ़ता लिखता हूँ, अध्ययन करता हूँ, तो चीजें सबके सामने, और गलत नहीं बोल रहा, इफेक्ट है सारी की सारी चीजें। तो ये निरूपित करना कि मैं माधवराव जी को लेकर आया था इसलिए ज्योतिराज जी का विरोध नहीं करूंगा, ये राजनीति शरद जी। हम सब जानते हैं कि जैसा जय जी ने भी स्पष्ट किया कि अर्जुन सिंह जी, आप ही ने बात शुरू करी कि अर्जुन सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी, इन सब ने मिलकर राजनीतिक रूप से कांग्रेस की राजनीति में जब तक रहे माधवराव सिंधिया जी का विरोध किया, और माधवराव जी के बाद ज्योतिराज जी का विरोध किया। वो तो उनके राजनीतिक कद और काठी इतने बड़े थे कि रोक नहीं पाते थे, न चुनाव के विषयों पर, न केंद्रीय। लेकिन पंकज जी, पहले ये माना जाता था कि एक अघोषित समझौता होता था कि गुनाह के बाद दिग्विजय सिंह जी चाहे वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे हों, वो जगह छोड़ दी जाती थी, और इसी तरह गुनाह के बाद सिंधिया परिवार आगे नहीं देखता था, बल्कि मैं कहूँगा गुना और फिर उज्जैन जहाँ सिंधिया परिवार का प्रभाव रहा है, तो ये अघोषित समझौता भी टूट गया है, और उसका कारण दल बदल भी रहा है और प्रतिद्वंदिता भी रही है। जी नहीं शरद जी, देखिए कोई समझौता जैसा विषय नहीं है। सिंधिया जी आज भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं में से एक केंद्रीय मंत्री हैं, और संगठन की भूमिका के तहत जो दायित्व भारतीय जनता पार्टी संगठन देगा बतौर कार्यकर्ता सिंधिया जी उसका निर्वहन करेंगे। वो भूमिका यदि राघोगढ़ में जाकर कांग्रेस के प्रत्याशी, वो जयवर्धन सिंह या कोई और भी हो सकते हैं, वो द्वितीय के प्रत्याशी कौन है, और आज यदि बीजेपी की तरफ से सिंधिया जी को दायित्व मिले कि आपको राघोगढ़ में जाकर या गुना के विधानसभा क्षेत्र में चाचौड़ा में जाकर या राजगढ़ में जाकर कांग्रेस के विरोध में
का प्रचार प्रसार करना है तो निश्चित तौर पर करेंगे, दायित्व तो हमारा काम है। आज मैं बैठकर इस मंच पर कांग्रेस का विरोध कर ही रहा हूँ, तार्किक रूप से या नीतिगत रूप से। व्यक्तिगत विद्वेष तो किसी से नहीं है। तो व्यक्तिगत आदर सम्मान मान सम्मान निश्चित तौर पर है और बना रहेगा, वो अलग विषय है। मुझे भी आज दिग्विजय सिंह जी कहीं मिलेंगे, आदर से प्रणाम करूंगा। मुझसे बड़े आए बड़े, मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ राजनीति में, अभी मतलब विद्यार्थी भी नहीं हूँ, और वो उसके हेडमास्टर है। लेकिन वास्तविकता शरद जी ये है कि दिग्विजय सिंह जी का माधवराव सिंधिया जी की कांग्रेस की लाने में भूमिका न के बराबर थी। पर आज संजय गांधी जी भी नहीं है, वो स्वर्गीय हैं, माधव सिंधिया जी कैलाशवासी हैं, तो अर्जुन सिंह जी भी नहीं है। तो दिग्विजय सिंह जी जो कहें लेकिन उसको सही मान रहे हैं, प्रचार प्रसार ले रहे हैं। इसकी जड़ें बड़ी पुरानी हैं। जय जी, आपको भी शायद याद हो कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बुआ की शादी थी, और ये अर्ली 80s की बात है, और अचानक से ऐसी खबरें निकलने लगीं कि माधवराव सिंधिया जी और राजमाता विजयराजे सिंधिया जी इस आयोजन को भव्यतम बना रहे हैं। और उस समय मारुति कार नई रिलीज़ हुई थी। ये मेरे ख्याल से उस समय, जिस समय भारत में एशियाड का आयोजन हुआ और मारुति कार आई पहली बार 800, तो ये खबरें छपनी शुरू हो गई कि मारुति कार और एक सोने का मंगलसूत्र बांटा जाएगा अतिथियों को जो हजारों की संख्या में आएंगे। तो माधवराव सिंधिया इससे इतने आहत हुए कि उन्होंने घोषणा कर दी मीडिया में ही कि सिर्फ मेहमानों के लिए आइसक्रीम या कॉफ़ी, इसके अलावा बुफे भी नहीं रहेगा। उन्होंने भोजन भी नहीं कराया। तो ये जड़ें बड़ी गहरी हैं, और माना यह गया कि उस समय के जो कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, जिनकी राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ी पकड़ रही, ये सारी खबरें उनके हवाले से कथित रूप से प्रचारित की गई। तो जड़ें गहरी हैं और ये अब और गहरी होती जाएंगी। लेकिन इससे क्या फायदा क्या नुकसान दोनों पार्टियों के लिए? जी मतलब ये बात सही है कि दोनों का अपना व्यक्तित्व, और देखिए खैर माधवराव जी का व्यक्तित्व और वो कद शुरू से बड़ा रहा है, क्योंकि वो एक राजघराने से, वो ग्वालियर राजघराने का प्रतिनिधित्व करते थे, और फिर केंद्र में भी उनको महत्व मिला और हमेशा, और वो एक केंद्रीय मंत्री के रूप में, जो आज हम नितिन गडकरी को जिस तरह से पॉपुलरिटी देखते हैं, तो रेलवे मंत्री के रूप में माधवराव जी बहुत पॉपुलर। मुझे जो इस बयानों को लेकर के लगता है, और जो जितना मैं दिग्विजय सिंह जी को जानता हूँ, देखिए पूरे टाइम कोई नेता शायद पूरे टाइम नेता नहीं रहता, हम पत्रकार पूरे टाइम पत्रकार नहीं रहते, प्रोफेशनली चीजें अलग होती है। तो मुझे बहुत संभव लगता है कि वो एक राजनीतिक बयान उनका इस तरह से हो सकता है घोटाले को लेकर, लेकिन कई बार पारिवारिक चीजें भी होती है। हम भी कई बार दिग्विजय सिंह का बहुत विरोध करते थे, तो तब वो सारी चीजें भी होती थी। जब जैसे दीवार फिल्म का एक डायलॉग आपने, जब एक भाई बोलेगा तो भाई सुनेगा, जब एक मुजरिम, तो जब एक पॉलिटिकल बयान होता है तो शायद पॉलिटिकल, और जब पारिवारिक होता है तो मुझे जो अभी उनका जो बयान मैंने देखा, उसको लगा कि उसमें कोई राजनीति नहीं दिखती, बहुत सहजता से उन्होंने आत्मीय भाव से ये बात कही है। तो ये संदर्भ बदलते हैं तो शायद हमारे जी आया तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए राजनीति का मौका मिला, और उसको उन्होंने गोविंद सिंह राजपूत वाली उस घटना के साथ जोड़ा। लेकिन जब संदर्भ अलग हुए और पारिवारिक रिश्तों की बात आई, तब उन्होंने यदि उसको कहा कि वो बेटे जैसे हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें भी कुछ अस्वाभाविक नहीं लगता है, और है भी सारी चीजें। तो चीजें शायद हम दो अलग अलग संदर्भों की हैं, दोनों को जोड़ते हैं तो चीजें बदल जाती हैं। बिल्कुल। और इसमें जैसा आपने भी जिक्र किया कि परिवहन मामले में जिस तरह से चीज़ें घटी हैं और सामने आई हैं, और उसमें एक कांस्टेबल जो करोड़पति अरबपति होने की तरफ बढ़ते हुए नज़र आए हैं, सौरभ शर्मा, इन तमाम विषयों ने भी, और इसमें कई लोग सक्रिय हो जाते हैं जो दोनों तरफ से गोला बारूद दागने की कोशिश करते हैं। इधर जाकर इधर से कहते हैं सिंधिया जी पर निशाना साधिए, और उधर से जाकर कहते हैं कि चलिए इसमें पकड़िए कांग्रेस को, क्योंकि इसमें एक बीजेपी के वर्तमान और पूर्व मंत्रियों की भी कथित अदावत की चर्चा बड़े ज़ोर शोर से है, जो दोनों ही पार्टियों के लिए कई बार मुश्किल का सबब भी बनती है, और कई बार ये भी होता है कि ऐसा लगता है कि इसमें बीजेपी और कांग्रेस का संतुष्ट तबका किसकी मदद कर रहा है और किसको नुकसान पहुंचा रहा है, ये समझना बड़ा कठिन है। क्या कहेंगे अब्बास हफीज साहब? शरद जी, मुझे सबसे पहले यही लगता है कि आज की तारीख में जो मूल बातें हैं उसके ऊपर चर्चा ना हो, ये ध्यान बांटने की, ध्यान डाइवर्ट करने की बातें हैं और कुछ नहीं। ऐसे में अगर किसी भी तरह की जो आरोप लगते हैं, जाहिर सी बात है उन पे जवाब देना चाहिए, ना कि इन पे कि आपने मुझे ये कहा, आप मुझे टारगेट करते हैं।
दिग्विजय सिंह जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि मैं ना उनके पिता को कभी अपशब्द बोला, मैंने ना आगे बोलूंगा, ना मेरा कुछ ऐसा विषय है। और एक चीज उन्होंने इसमें कही, लेकिन अब्बास हफीज साहब, हम लोग बचपन में बहुत तमतमा जाते थे, अभी भी तमतमा जाते हैं जब कोई कहता है कि तुम बच्चे की तरह हो, समझे शरद जी, तुम मेरे बच्चे हो। तो इससे बड़ा कुछ आक्रामक शब्द मुझे नहीं लगता कि मैं आपका बाप हूं, आप मेरे बच्चे हो। देखिए, मुझे लगता है कि उन्हें लेना चाहिए कि वो एक युवा है और एक अच्छे राजनेता की ये पहचान होती है कि उसके ऊपर जो बात कही जाए वो उसको बहुत अच्छी तरह से ले। हम उस पब्लिक लाइफ में आते हैं कि बहुत सारे शब्द हमें चुप जाते हैं, लेकिन उस समय उनको वो शब्द चुप रहा होगा कि जिस व्यक्ति को उन्होंने जिस विभाग का मंत्री बनाया, उस विभाग में इतना बड़ा घोटाला हो गया और उस व्यक्ति के ऊपर इतनी ज्यादा भाजपा के भी दूसरे विधायक और दूसरे सांसद हमलावर हैं, वो चाहे वो भले मखमल में लपेट के हों, लेकिन है तो जाहिर सी बात है, तो अगर वो जवाब देने पाएंगे तो शायद इस घोटाले की आंच जो है वो बहुत ज्यादा आगे परिवर्तित हो जाएगी और फिर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। जवाब ये देना चाहिए, जो आरोप लग रहे हैं उन पे जवाब। पंकज जी, कंक्लूडिंग रिमार्क आपका, जवाब देना चाहिए, जवाब देंगे, बीजेपी जवाब देगी जी? देखिए शरद जी, यदि हम घोटाले की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स, रेवेन्यू बोर्ड ऑफ इंटेलिजेंस और लोकायुक्त, ये 3-4 बड़ी संस्थाएं जांच कर रही हैं। और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट कहा कि इस विषय में अधिकतम और उच्चतम स्तर की जो जांच संभावित हो सकती है जांच होगी, जो दोषियों का कार्रवाई करेंगे। तो विषय वहीं समाप्त है, क्योंकि यदि कहीं जांच में कोई गड़बड़ होती तो विषय अलग होता। और जहां तक मान सम्मान का विषय, तो शरद जी, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार और रीति नीति में अपमान विषय है ही नहीं। हम तो किसी का अपमान नहीं करते, भाव और भावना वो होती नहीं हमारी। तो कांग्रेस का भी आदर है, हमारा वैचारिक तो कांग्रेस की पारिवारिक तुष्टीकरण की नीतियों से है। और कल राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि वो इंडिया स्टेट के अगेंस्ट है। तो यदि ऐसी नीति के साथ कांग्रेस पार्टी काम करेगी, क्या आप इंडियन स्टेट के भारतीय राज व्यवस्था के आप खिलाफ होंगे? तो शरद जी, विरोध तो होगा, तो वही विरोध है। बाकी आदर तो हम भी करते हैं, आदर का स्थान अपनी जगह है, लेकिन यदि ऐसा कोई विषय जो देश के हित का नहीं होगा तो विरोध किया जाएगा। यही हमारा विरोध कांग्रेस पार्टी से है। घोटाले की जांच जारी है, जो आरोपियों का सामने आएंगे। राजनीति के दावानल में यही सबसे पीड़ादायक बात होती है कि यहाँ न कोई क्षमा है, न यहाँ कोई किसी को माफ़ करता है। यहाँ धधकती रहती है तो प्रतिद्वंदिता, प्रतिस्पर्धा। इसीलिए भीष्म को 6 माह तक शरशैया पर इंतज़ार करना पड़ा सूर्यदेव के उत्तरायण में आने का, तब जाकर उन्होंने प्राण छोड़े। यहाँ मुक्ति जैसी कोई अवधारणा नहीं है, यहाँ एक दूसरे के लिए माफ़ी जैसा कोई शब्द नहीं है, ना कोई दार्शनिक बात है। जो R.K. नारायणन साहब की एक उपन्यास पर बनी चर्चित फिल्म गाइड का जो अंतिम संवाद है कि अब न दुख है न सुख है, न किसी से नाराज़गी है न किसी से प्रसन्नता है, न धूप है न छाँव है, मन में गहरी शांति है और अब मुक्ति का इंतज़ार है। ये बातें उपन्यासों में या संत समाज के पास ही ठीक लगती हैं। राजनीति में लोग जलते हैं और जलाते हैं, और यही वजह है कि राजनीति में हमारे जो 2 मेहमान भी हैं वो भी उस आँच को बहुत करीब से महसूस करते होंगे, क्योंकि हम जब दूर बैठकर उस आँच को महसूस करते हैं तो जो इस भट्टी के सामने बैठे हैं उनके चेहरे इस आँच से कितने तमतमाए हुए होते होंगे, उस चुभन को वो कितना महसूस करते होंगे। लेकिन यही राजनीति का अग्निपथ 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 है, और इस अग्निपथ पर चलना हर उस राजनेता की नियति है जिसने इस अग्निपथ को चुना है। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का।